नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो आज सवाल की राष्ट्र के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां क्या आतंकवादियों के सहारे चुनावी मैदान में? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की पैरोकारी कर रही है। आज एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने जमाते इस्लामी के बैन का विरोध किया खुलकर। केंद्र की मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि संगठन आतंकियों का मददगार है तो उसकी पैरवी क्यों, उस पर बैन का विरोध क्यों? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस आतंकी अफजल गुरु को संसद हमले के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, उसके लिए आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला चुनाव जीतने के लिए अफजल गुरु की फांसी के विरोध में उतर आए? इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव से पहले सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा। कोई अफजल गुरु जैसे आतंकी की फांसी का विरोध जता रहा, कोई मारे गए आतंकियों के लिए आंसू बहा रहा, तो कोई बैन आतंकी संगठन की खुलेआम पैरवी कर रहा। सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां आतंकियों के सहारे कुर्सी पाने की जुगत में जुट गई? सबसे नया बयान आया है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती खुलकर प्रतिबंधित संगठन जमात की पैरवी कर रही है। महबूबा आरोप लगा रही हैं कि जमाते इस्लामी पर बैन लगाकर जमात को तोड़ने की साजिश हो रही है। जमात इस्लामी इलेक्शन लड़े दौरान फिक्र जमात इस्लामी लगाई बैन 3 स्कूल कर बंद 3 बागन कोर कब्जा तम थ बैन लगे 3 पार्टी टुकर कर पीडीपी टुकर कर वतान बुसो जमात इस्लामी कैंडिडेट ब्या दपान बुसो जमात इस्लामी कैंडिडेट मगर असली जमात इस्लामी तिम अजाबस मज तिम जेलन मज तिम NIA पत तिम ED पत तिम तमाम एजेंसी पत बस दिल्ली सरकारस वन अगर तुम यहां जमात इस्लामी गि जमहूरियत हिस्स बन मसला कश्मीर कत जमहूरियत किस दायरस मज कर तेल तुलो तिम बैन थोद 3 बाग त्रेव यल 3 स्कूल त्रेव यल। जमाते इस्लामी पर 2019 से बैन है, जिसका बैन हाल ही में अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन जमाते इस्लामी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने कई उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर उतारे। जमात के चुनाव लड़ने का समर्थन पहले ही पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी खुलकर कर चुकी है। तो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आपको तो इन चीज़ों का खैर मकदम करना चाहिए कि वो लोग जो 30 साल 35 साल जम्मू कश्मीर को इस मुल्क से अलग करने के लिए जो है बात कर रहे थे, आज वो इस मुल्क के आईन पे जो है हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। ये बुरी बात तो हो नहीं सकती, ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो बैन अगर उठ जाता तो अपने सिंबल और अपने पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ते। चलिए, नहीं हुआ। अगर आज़ाद उम्मीदवार ही सही उतरे मैदान में, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा। बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें। अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाए। वो संगठन जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की बात करता हो, जो आतंकियों का खुला समर्थन करता आया हो, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी उस संगठन का खुला समर्थन कर रही है और बैन हटाने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, चंद दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला ने आतंकी अफजल गुरु के लिए आंसू बहाए थे और अफजल गुरु की फांसी का पुरजोर विरोध किया था। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. It wouldn't have. We wouldn't have done it.
I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. And evidence has shown us time and time again that may not be in India, but in places where you have executed people and then found that you were wrong. पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी भी जमाते इस्लामी के चुनाव में उतरने का खुला समर्थन कर रही है। देखा हमने कि जमात इस्लामी जो बायकॉट करती थी वो अच्छा है। क्यों? जब तक दीन हमारे घरों में नहीं आएगा तब तक ये बिदअतें, ड्रग्स की बाकी चीजें आप खत्म नहीं कर सकते। आतंकियों से बेशुमार प्यार और पाकिस्तान से यारी की बात करने वाली इन पार्टियों पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस, पीडीपी और एनसीपी जम्मू कश्मीर को वापस फिर से पत्थरबाजी और उग्रवादियों के हवाले कर देना चाहती है। पीडीपी का ये कहना कि वो एक बैंड टेरर आउटफिट जमात इस्लामी के साथ खड़ी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भले वो पीडीपी हो, भले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भले वो कांग्रेस पार्टी हो, इन तीनों को कुछ कनेक्ट करता है तो ये सिर्फ सेपरेटिस्ट को बैक करते हैं और सॉफ्ट सपोर्ट आतंकवादियों को देते हैं। तभी जम्मू कश्मीर के बीच में दो चॉइसेस हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके शासन के अंदर स्टोन पेंटिंग जीरो हो चुकी है, वहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी है जिसमें से एक पार्टी कहती है कि वो आतंकवादी अफजल गुरु की हैंगिंग के खिलाफ है, एक पार्टी आर्टिकल 370 को वापस से लाने की बात करती है जिससे आतंकवाद वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर चरम सीमा पर पहुंचे, और तीसरी पार्टी पीडीपी जो है वो जमात इस्लामी जैसी बैंड टेरर आउटफिट के पक्ष में खड़ी होती हुई दिख रही है। देखिए, स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि उमर अब्दुल्ला जी को अपनी सीटें हारती दिख रही हैं, इसलिए वो वापस अफजल गुरु को याद कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिसने संसद पर हमले की साजिश रची, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अफजल गुरु को याद करना जरूरी है। स्पष्ट दिखता है कि चुनाव हार रहे हैं तो ये इस तरह के पीएसए को हटाने का काम भी बात कर रहे हैं, जिसका मतलब उपद्रवियों को छोड़ना है, दंगइयों को छोड़ना है, नशा बेचने वालों को छोड़ना है, पथराबाज करने वालों को छोड़ना है। ये स्पष्ट दिखता है कि ये जम्मू कश्मीर को वापस पिछड़ा करना चाहते हैं। एक तरफ जमाते इस्लामी को समर्थन, दूसरी तरफ अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस। क्या ऐसा करना देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं? क्या आतंकियों से प्यार जताकर इन पार्टियों को जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आतंकियों से हमदर्दी और जमात जैसे संगठन की पैरवी क्या कांग्रेस को भी कबूल है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव किस पिच पर लड़ा जा रहा है? प्रतिबंधित संगठन की हिमायत करके, अफजल गुरु जो आतंकी जिसको हैंग कर दिया गया उसका समर्थन करके। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ स्टूडियो में खासतौर पर मौजूद हैं, गौरव कपूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और प्रवक्ता, वकार भट्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, सोहित शर्मा पीडीपी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोहित, आपसे शुरू करता हूं। ये जो प्रतिबंधित संगठन है, ये जो अफजल गुरु है, इससे प्यार जताए बिना आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? बात ऐसी है कि मैं हैरान होता हूं कि जब से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है वो तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बार जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाता है, हर बार जम्मू कश्मीर को देशद्रोही कहा जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता। एक मिनट, मैं इतनी शुरुआत में नहीं टोकता हूं सोहित, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, तो मेरे सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर किया करिए। जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, आप बदनाम कर रहे हैं सोहित। अगर आप जमात के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु के समर्थन में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आप बोलते रहेंगे राकेश, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक टेक देना चाहता था जो मेरी लाइन है। आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। देखो, बात ऐसी है, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर आप जमात इस्लामी पे उंगली उठा रहे तो जमात इस्लामी कहां के लोग हैं? वो भी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हमें इस बात को समझना होगा। जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने में लगाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास बचा क्या था? हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट था, एक लैंडस्केप एक्ट था, उसको इन्होंने खत्म करके रख दिया। ये कहां जम्मू कश्मीर की ओर लेके जा रहे हैं? आज वो हालात बन गए हैं कि जम्मू कश्मीर की रीजन पार्टियों को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी वो हालात पैदा कर रही है जिसमें इंजीनियर रशीद को आगे ला रही है, जिसमें जमात इस्लामी के जो आपने कितने लोगों को आगे लेकर आए सोहित, मैं उसकी लिस्ट दूंगा ना तो सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे।
कि आप लोगों ने सरकारी नौकरियों में कैसे कैसे लोगों को घुसा दिया जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी। मैं आऊंगा आपके पास प्रदीप भंडारी, मैं आऊंगा, लेकिन चूंकि बात डिफेंस से जुड़ी हुई है इसलिए मैं पहले मेजर गौरव आर्या के पास जाऊंगा। मेजर गौरव आर्या, कौन किसको बदनाम कर रहा है? जम्मू कश्मीर को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को यहां के लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अरे 100%। एक मिनट मैं बोल इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्मा जी, मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं आपका आदेश जैसा? सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग बैठ के, पीडीपी वाले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो ये कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशान ही नहीं था। कब से बात कर रहे हैं? अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो यह बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमाते इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमाते इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमाते इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई पीडीपी, एक हो गई जमाते इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमाते इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है, और कितने लोग हैं जो जमाते इस्लामी के, दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके डल लेक में जाके बोट में बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है, और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप प्लीज सर सुनिए, ये मुझे शर्मा जी ये चूरन मेजर को मत सुनाना। मेजर बहुत घूमा है कश्मीर, और मेजर जाता रहता है कश्मीर, तो आप मुझे मत बताना। आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे की शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं। ठीक है, आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है, और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी, मुझे नहीं पता पीडीपी जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है, मेरी मेंटालिटी, मैंने जितनी कश्मीर की सेवा करी है ना, जम्मू और कश्मीर की, आपकी पूरी पार्टी ने नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, पीडीपी कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना। आप जिसको बोल रहे हो ना मेंटालिटी, उस मेजर ने हाथ में AK-47 लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में रक्षा करी है, भारत की भी और जम्मू कश्मीर की भी। तो ये चूरन किसी और को खिलाना, समझे? अरे सर ये सब बातें किसी और को सुनाना सर, दिल्ली में बैठे मत सुनाना। सोहित, आप जो बात कह रहे हैं, प्रदीप भंडारी आप लोगों से चुनावी मुकाबला पीडीपी या एनसी एक ही लाइन पर करना चाहते हैं, अफजल गुरु के साथ खड़े होकर, जमात इस्लामी के साथ खड़े होकर। ऐसा नहीं कि आज पहली बार बयान है, पिछले हफ्ते भर में 10 बार ये लोग बयान दे चुके हैं जमात के पक्ष में। देखिए राकेश जी, ये तीनों के तीनों परिवार पहले 70 सालों तक जम्मू कश्मीर को चलाया करते थे, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेटिस्ट और आतंकवादी को बैक करते थे। ये ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं जहां लाल चौक पे तिरंगा ना फहराया जाए। मैं बताता हूं इनको चिड़ क्या मची है। इनको चिड़ इस बात की है कि पत्थरबाजियां 99% कम हो गई है। इनको चिड़ इस बात की है कि सुरक्षा कर्मियों की शहादत जो है वो 56% कम हुआ है। सुरक्षा के हमारे जवान जो वहां पे डटे हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि आतंकवादियों की भर्ती 23% कम हुई है। इनको दिक्कत यह है कि अलगाववादियों की हड़ताल 86% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि आतंकी घटनाएं 32% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि हथियार बरामदगी 77% कम हुई है। इनको दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 नई नौकरियां आई है। इनको दिक्कत है कि 70,000 करोड़ का निवेश आया है। इनको दिक्कत इस बात की कि जम्मू कश्मीर का स्टेट जीडीपी जो है वो 80,000 करोड़ से बढ़कर 1,42,000 करोड़ हो चुका है। और इनको दिक्कत इस बात की है कि पहले ये यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ, जैसे आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय बिस्कुट एक मिनट प्रदीप भंडारी एक मिनट। सोहित आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सोहित आपने क्या बोला? अरे आपने क्या बोला प्रदीप भंडारी को कि जम्मू कश्मीर आ जाओ? किनको? आपने प्रदीप भंडारी को बोला जम्मू कश्मीर आ जाओ? अरे हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर में आके देखें। अरे आया हूं लाल चौक पे तिरंगा फहराया। मैं ये कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में आके देखिए जो हालात बने हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। राहुल गांधी की सोच होगी जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आउटसाइडर बोलने की। भारतीय हम सब
पहले जम्मू कश्मीर के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, सोहेल जी हम सब भारतीय हैं। बंद करिए अलगाववाद और आतंकवाद की सोच। जमात इस्लामी जिसके तार हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े जो उरी टेरर अटैक के अंदर पाई जाती है, तब तक आतंकवादियों का परस्त करते रहेंगे। ठीक, मैं गौरव कपूर के पास जाता हूं। अरे रुकिए, सोहित हो गया। आपकी लाइन लेंगे इस पर, गौरव कपूर भी अलग लाइन नहीं ले लेंगे। गौरव कपूर, इतनी सिंपैथी और एक इतिहास है कि शायद जो आप लोगों का प्रोपेगेंडा था कि बैकड्रॉप से कैसे लोगों को घुसा दिया जाए, आप मानते ही नहीं है कि समस्या कहां पर है, आप कहीं और क्रिएट कुछ और करना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हमारे मेजर साहब जो बोल रहे थे वो भी बड़े ध्यान से सुना, और मेरे भाजपा के जो मित्र थे वो भी जो बोल रहे थे बड़े ध्यान से सुना, और उम्मीद करता हूं कि अब मैं जब जवाब दूंगा तो वो जरा सुनेंगे आराम से बिना डिस्टर्ब किए, क्योंकि मैंने किसी के बीच बोला नहीं। मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि पीछे 70 साल इन लोगों ने वहां ये किया वो किया, फोन किया। आप मुझे बताएं, अगर 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अगर रूल किया तो क्या वो सेल्फ मेडेड सरकार बनी या जम्मू कश्मीर के लोगों ने, अवाम ने जिताया? 70 साल अगर रहे तो लोगों ने जिताया। तो लोगों ने अगर जिताया तो इट्स मीन कि हम लोग डिजर्व करते थे, तभी पब्लिक ने जिताया। और पब्लिक का जो जनता का जो फैसला होता है वो सर पर ये होता है मेरे ख्याल से। तो इसलिए बाकी 10 सालों में भाजपा ने यहाँ क्या किया उसका छोटा सा डेमो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में आपने देख लिया कि आपकी क्या हालत हुई। आपका 3 में से आप 2 पे चले गए, और 2 में से जो आपके एमपी जीते हैं वो 3.5 लाख 4 लाख वोट उनको कम पड़े। बाकी जो फुल पिक्चर है वो हम आपको जो अभी इलेक्शन होने वाले स्टेट उसमें हम दिखा देंगे। बाकी मेजर साहब ने कहा कि जो एनसी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर, पीडीपी एनसी है जिसने मिलिटेंसी को लाया। मैं मेजर साहब को ये चीज कहना चाहूंगा, मेजर साहब की तो नॉलेज मेरे से तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस वक्त जो टॉप मिलिटेंट था जो हमारे कोट बलवाल जेल में था, अजहर महमूद, उसको छोड़ने के लिए जो सेंटर की सरकार थी वो कितनी तावली थी। और उस वक्त अगर स्टैंड लिया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। और फारूक साहब ने जब स्टैंड लिया, आपकी सेंटर ने दौलत साहब को जो चीफ थे उस वक्त आईबी के, उनको डॉक्टर फारूक साहब के घर भेजा। आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया, गौरव कपूर, आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया। मैं बारी बारी से दोनों लोग से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, गौरव आर्या पहले आप, फिर प्रदीप भंडारिया। नहीं, आप मुझे पूरी बात खत्म करने दे कि उस वक्त उनके पांव पकड़े के फारूक साहब इनको छोड़ो। ठीक है सर, अभी कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं भी बोल दूंगा इस पर, और अभी हिस्ट्री खोलता हूं। रुक जाइए पहले, गौरव बोलिए। देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC 814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे ये भी बताओ। आप ये भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा ये भी बता दो। फिर आप ये भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को IC 814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था। कोट बलवल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई, छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता तब कहते हैं ओ IC 814 ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने पीडीपी वाले बैठे हुए, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे। मत छोड़ते, ठीक है, बलि दे देते। प्रदीप भंडारी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इनको दिक्कत इसी बात की है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट को चुन रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 करोड़ जो है पिछले साल टूरिस्ट आए थे। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की। पहला रिग्ड इलेक्शन 1987 के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की देखरेख के अंदर हुआ था, जिसके बाद वैली के अंदर आतंकवाद का जो चरम सीमा पर 90 से पहुंचा था। ये बात करते जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए।
बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 24.36% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हमारे से कम आया था। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको चुना है, ना कि इनको उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव आगे और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव आगे। ठीक है, मैं गौरव कपूर इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही। और सर आप लोगों ने अपनी सरकार चलाकर क्या किया, एक वो भी डेटा रख देता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा उस पर जवाब के लिए। सुनिए सर, अरे सुनिए, सोहित भाई लगातार नहीं बोलते, प्लीज रुक जाइए। सभी यहां पर लोग समझदार हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब सीएम थे, और वो बटालियन में था। और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्राबी प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था। वकार भट्टी, मेरा सवाल आपसे यह है, आप बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानेंगे, आप अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानेंगे, लेकिन आतंकी कैसे तैयार किए जाएंगे, कैसे सिस्टम में घुसा दिया जाए, उसकी पुरजोर वकालत एक तरीके से इनडायरेक्टली सही करते रहेंगे आप लोग। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथुराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे बगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते, तो पहले खुद को देखिए। वकार भट्टी, हमने नाथुराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ, कश्मीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि ये अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी तो सर ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं, ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला ये है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी न करें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें, इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े, फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं।